इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन की, तो शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। लखनऊ में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जहां भी अत्याचार और अन्याय हो रहा है, कांग्रेस कार्यकर्ता शेर की तरह मौके पर पहुंच रहे हैं और जनता के साथ खड़े हैं। अजय राय ने कहा कि वो स्वयं भी घटनास्थलों पर पहुंचते हैं, चाहे मामला महोबा का ही क्यों ना हो। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस सड़क पर संघर्ष कर रही है, केवल दफ्तरों में बैठकर राजनीति नहीं कर रही। उन्होंने राहुल गांधी के हालिया रायबरेली और अमेठी दौरे का भी उल्लेख किया और कहा कि तेज गर्मी में भी वो जनता के बीच रहे। और क्या कुछ कहा, चले आपको सुनाते हैं। ये देखिए, ये कह रहे हैं वही जनता जो आज जनता को बिजली का पैसा अनाप शनाप बिजली के बिल ले रहे हो, पैसे ले रहे हो, और पीएसी डिप्लॉय कर रहे हो सकता है कल बीएसएफ आर्मी डिप्लॉय कर दें, वो भी कर सकते हैं। पर जनता का आप इतना पैसा ले रहे हैं, वो बिजली उनको दीजिए। बिजली आप पूरी तरीके से जो आज गुजरात की कंपनियों से सारी कमाई कर रहे हैं, आम जनता को बिजली मिलनी चाहिए। और कितना भी फोर्स लगा लेंगे, जनता सड़क पर उतर चुकी है और इसका जवाब इनको मिलेगा। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो महोबा की जो घटना है वो बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। एक दलित बच्ची के साथ 16 दिन तक लोगों ने रेप किया है। दलित बच्ची महोबा की है और उसको नशीले इंजेक्शन लगाए गए हैं, उसके प्राइवेट पार्ट्स को सिगरेट से जलाया गया है। 16 दिन तक सरकार कहाँ थी? योगी कहाँ सरकार थी? देखिए, मैं तो नहीं कहना चाहूँगा कि जहाँ भी अत्याचार अन्याय हो रहा है वहाँ कांग्रेस का एक कार्यकर्ता बब्बर शेर पहुँच रहा है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। रामपुर से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खां से जुड़े चर्चित 2 पैन कार्ड मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने आज सुनवाई करते हुए आजम खां की सजा 7 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दी है और उन पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं अब्दुल्ला आजम खां की 7 साल की सजा बरकरार रखी गई है, लेकिन जुर्माने की राशि 50,000 से बढ़ाकर 3,50,000 रुपए कर दी गई। दरअसल दोनों नियमों के विरुद्ध 2-2 पैन कार्ड बनवाने का उनके ऊपर आरोप था। इस मामले में बीजेपी नेता आकाश सक्सेना की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया था। लंबी सुनवाई के बाद 17 नवंबर 2025 को अदालत ने दोनों को 7 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद सरकार की ओर से सजा बढ़ाने के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था, जिसके बाद आज कोर्ट ने यह बड़ा फैसला लिया है। एमपी एमएलए कोर्ट का यह बड़ा फैसला सामने आया है। आपको बता दें, आजम खां की सजा 7 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दी गई है। इसके साथ ही 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। राज्य की जो अपील लगाई गई थी सजा वृद्धि को लेके, उसमें जो माननीय अवर न्यायालय द्वारा सजा दी गई थी 7 साल की, उसमें जितने भी सेक्शंस हैं सभी में सजा वृद्धि की गई है माननीय सेशन न्यायालय के द्वारा। और इसमें जो मोहम्मद आजम खां है, इनको अधिकतम 10 वर्ष की सजा दी गई है और जितने भी सेक्शंस हैं उनमें जुर्माना बढ़ाया गया है। बाकी जो अब्दुल्ला आजम खां है, इनकी जो सजा है 7 साल की और इनका भी जो जुर्माने की धनराशि है वो माननीय न्यायालय द्वारा बढ़ाई गई है। और इसमें 7 वर्ष की सजा एसीजीएम कोर्ट रामपुर के द्वारा की गई थी। उस सजा के अपील में हम लोग सेशन कोर्ट गए थे और आज उस सेशन कोर्ट का फैसला आया है। अपने आप में ऐतिहासिक है। उस सजा को 7 वर्ष बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है और जो जुर्माना था उसको बढ़ाकर 5 लाख रुपए जुर्माना कर दिया गया। अच्छा, दोनों अब्दुल्ला आजम और आजम खान दोनों को 10 साल की? नहीं, आजम खान को जो सजा थी वो जो 7 साल है वो 10 साल बढ़े ही है। अब्दुल्ला आजम खान जो 7 साल थी वो 7 साल ही कटी हुई। अब रुक कर लेते अगली खबर की। अयोध्या में पुलिस कर्मियों को आपातकालीन स्थितियों में जीवन रक्षक तकनीकों का प्रशिक्षण दिया गया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और मेदांता अस्पताल की संयुक्त पहल के तहत पुलिस लाइन के आरटीसी सभागार में सीपीआर और बीएलएस ट्रेनिंग कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान डॉक्टरों ने पुलिस कर्मियों को हार्ट अटैक और अन्य आपात स्थितियों में तुरंत प्राथमिक उपचार देने की तकनीकें सिखाई। डॉक्टरों ने कहा कि शुरुआती कुछ मिनट किसी भी मरीज की जान बचाने में बेहद अहम हो सकते हैं। ये पहल पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से आपातकालीन सेवाओं को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पुलिस कर्मियों को इस दौरान जीवन रक्षण प्रशिक्षण जो है वो दिया गया। आज यहाँ पुलिस लाइन के प्रांगण में आईएमए अयोध्या
मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ अयोध्या पुलिस के संयुक्त प्रयास से हमारे जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं, विशेष रूप से डायल 112 के जो हमारे कर्मी हैं और बाकी जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, उनकी आज यहाँ पर इमरजेंसी और क्रिटिकल केयर, विशेष रूप से जो CPR की टेक्निक है उसका एक ट्रेनिंग कैंप यहाँ पर आयोजित किया गया है। को इस CPR की विधि की इम्पोर्टेंस, इसको किस तरह से किया जाना है और किसी भी आकस्मिक स्थिति में कैसे कम से कम समय में सुरक्षित रूप से किसी भी पेशेंट को या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको ज़रूरत है उसको कैसे उस जगह से हेल्थ फैसिलिटी तक उसको शिफ्ट करना है, ताकि ना केवल उसकी जान बच सके बल्कि उसके वाइटल ऑर्गन्स और बाकी जो उसके शरीर के अंग हैं उनको भी बचाया जा सके, किसी प्रकार की कोई दिक्कत उसको आगे ना आए। आज इस ट्रेनिंग को बड़े ही अच्छे तरीके से हमारे सभी जो डॉक्टर्स हैं और वहाँ से आए हुए हमारे प्रैक्टिशनर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सिखाया है। ये पार्टनरशिप जो अयोध्या पुलिस और IMA अयोध्या और मेदांता हॉस्पिटल की जो आज यहाँ पर शुरुआत हुई है, आगे चल के भी ऐसे और हेल्थ कैंप्स, ऐसी टेक्निक्स और इस तरह के शिविर यहाँ पर लगाए जाएंगे। मैं सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। फतेहपुर के हथगाम थाना क्षेत्र के नवाबगंज में जमीनी विवाद के दौरान मारपीट में एक व्यक्ति की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक जमीन कब्जा पर रोकने गया था, तभी विपक्षियों से विवाद हो गया और लात घूंसों से जमकर मारपीट की गई। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की बेटी ने विपक्षियों पर हत्या का आरोप लगाया। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार ने प्रशासन से आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मामला ये था कि जमीन पड़ी हुई थी, उसका विवाद चल रहा था। वो लोग जबरन बनवाना चाहते थे। कई बार पापा मेरे गए कि ज़मीन हमारी है, आप नहीं बनवा सकते, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। अरे ठीक है, जब हम बनवाएंगे तो हम बात कर लेंगे। ईटा भी उन्होंने उतरवा लिया, उस समय भी हमने बात की, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। अरे ठीक है, जब मामला आएगा तो समझ लेंगे। हम लोग कई प्रशासन के पास भी गए, मंत्री हों चाहे ग्राम समाज के लोग हों, सभी के पास गए, सबसे सहायता मांगी तो सबने कहा कि ठीक है, आपकी बात है, समझ लिया जाएगा। बात यही तक थी कि मामला कई दिनों से चल रहा था, लेकिन पापा सोचते थे कि ठीक है, आपस में अगल बगल के हैं, समझ लेंगे, लेकिन आज उन्होंने सुबह हद कर दी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। जौनपुर में भारतीय जनता पार्टी के जिला स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता बीजेपी जिला अध्यक्ष अजीत प्रजापति ने की। प्रशिक्षण को वर्ग को संबोधित करते हुए स्वतंत्र देव सिंह ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने इस दौरान कहा कि बीजेपी केवल चुनाव जीतने की मशीन नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण और सांस्कृतिक गौरव को मजबूत करने का एक माध्यम है। मीडिया से भी बातचीत में मंत्री ने कहा कि बीजेपी में कार्यकर्ता ही संगठन की सबसे बड़ी ताकत है और सेवा भाव पार्टी की पहचान है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनने और सरकार की योजनाओं का लाभ हर पात्र तक पहुंचाने की अपील की है। पार्टी एक विचार है, एक संगठन, कार्यकर्ताओं के निर्माण की एक प्रक्रिया है। हम हमेशा कहते हैं संगठन में अंतर से कार्यकर्ता, कार्यालय, कार्यक्रम, कोष। कार्यक्रम हमारे 3 प्रकार के: आंदोलनात्मक, रचनात्मक, संगठनात्मक। संगठनात्मक में हम कार्यकर्ता के निर्माण करते हैं। हमारा प्रशिक्षण वर्ग है, बैठक है, रैली है और कार्यकर्ता सम्मेलन है। ये मेरा प्रशिक्षण वर्ग है, जिसमें एक वक्ता होता है और सब लोग सुनते हैं और विषय का प्रस्तुतिकरण होता है। लगभग यहाँ 11-12 विषय होंगे जो कल तक चलेगा और कार्यकर्ता यहीं रुकेंगे और यहीं विश्राम करेंगे और विषय वस्तु पर चलता है। सरकार और संगठन का समन्वय हो, सरकार योजना बनाती है, गरीब तक पहुंचता है और वो गरीब, वंचित, कोई भी अपात्र, यानी जिस व्यक्ति तक योजना पहुंचनी है वो पहुंचनी चाहिए। एक कार्यकर्ता और संगठन के समन्वय का, जैसे स्वच्छता अभियान जन आंदोलन बना है।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। थाना कृष्णानगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अंतर जनपदीय टप्पेबाज गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 30 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से करीब 6 लाख रुपए की कीमत की ज्वेलरी, नकदी और घटना में प्रयुक्त 4 पहिया वाहन बरामद किया गया। आपको बता दें, डीसीपी साउथ के निर्देशन में विशेष टीमें गठित की गई, जबकि एक टीम को सादे वस्त्रों में भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लाया गया था। पूरे अभियान की निगरानी सहायक पुलिस आयुक्त कृष्णानगर द्वारा की गई। पुलिस टीम ने लगभग 150 सीसीटीवी फुटेज और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की जांच के बाद आरोपियों तक पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार भी किया। राजधानी लखनऊ की साउथ जोन पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कृष्णानगर पुलिस ने 3 टप्पेबाजों को गिरफ्तार किया है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं एडीसीपी साउथ हैं रालापल्ली वसंत कुमार जी। सर, बड़ी सफलता कृष्णानगर पुलिस के हाथ लगी है, कौन लोग थे, किस तरीके से घटना को अंजाम देते? देखिए, आज थाना कृष्णानगर को एक बड़ी सफलता मिली है कि लगभग 3 शातिर अंतर जनपदीय जो टप्पेबाज के गैंग है वो पकड़ा गया है। लगभग 20 तारीख और 22 तारीख को विभिन्न जगहों में कृष्णानगर में 3 अलग अलग घटना हुआ था, तो जिसमें चोरी का पाया जा रहा है और कुछ महिलाओं के द्वारा बताया जा रहा था। तो तुरंत ही हमने टीम गठित किया गया है, जिसमें महिलाओं का भी टीम है सादे वस्त्रों में, जो भीड़ भाड़ वाला जगह में रेकी किया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि ये लोग जो है, जो 3 गिरफ्तार हुआ था, ये लोग विभिन्न भीड़ भाड़ वाला जगहों को टारगेट करते थे और ऑटो टेम्पो में बैठते हुए लोग से पर्स, चेन और अंगूठा वगैरह ये सब लोग छीन के चले जाते थे। ये लोग लगभग 1.5 साल से ये काम कर रहे हैं और इसमें जो मुख्य सरगना है उनके ऊपर जो है विभिन्न जनपदों में, कुशीनगर में, कानपुर नगर में भी इनके ऊपर मुकदमा दर्ज है। तो इसमें तीनों से हमने लगभग 6 लाख की जो है नगद बरामदगी किया है और एक बोलेरो गाड़ी जो बिना नंबर प्लेट की, जो इसमें नर्सिंग जो चलाते थे, तो इनके दामाद थे, तो वो भी बरामदगी हुआ था। तो इसमें अच्छी सफलता हुई है और इसमें पुलिस उपाध्यक्षनी के द्वारा 4 टीम गठित किया गया है और ये सहायक पुलिस आयुक्त कृष्णानगर के नेतृत्व में ये काम हुआ है, तो ये बड़ी सफलता है। सर, जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं उनके खिलाफ कृष्णानगर थाने में भी कई अभियोग पंजीकृत हैं, बावजूद इसके कैसे पुलिस की पकड़ से दूर रहे? कितने शातिराना अंदाज में ये लोग घटना को नहीं, बिल्कुल ये लोग अपना रूप बदल देते थे, ये लोग अपना जो रहने वाला जगह बदल देते थे, विभिन्न होटलों में रहते थे, छोटा लॉजेस में, और कभी कभी झुग्गी झोपड़ी में भी रहते ताकि कोई पकड़ा ना पाए। और ये लोग वेशरूप ऐसा बना देते कि कोई इनके ऊपर शक ना हो। तो बट ये है कि हमारा जो टीम है सीसीटीवी वगैरह से जहाँ घटना हुई है उधर देखते हुए इनकी शक्ल वगैरह पहचान किया गया है, तो उसके बाद इनको अलग अलग जगह जहाँ ये लोग पहचान किया गया है तभी ये लोग पकड़ा गया है। बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। डीसीपी साउथ हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद थे, जिनका कहना है 3 टप्पेबाजों को गिरफ्तार किया है, जो भीड़भाड़ वाली जगहों को, लोगों को टारगेट करते थे और उनसे टप्पेबाजी करने का काम किया करते थे। लखनऊ से अजहर खान, इंडिया वॉइस। थाना कृष्णानगर में एक वादी कृष्णा मिश्रा के द्वारा सूचना दिया गया है कि जब वो कुछ ऑटो में बैठे हुए टेम्पो में, तो उनके साथ कुछ महिलाओं के द्वारा चोरी किया गया है, कुछ सामान और कुछ नगद। तो तुरंत ही इसमें गंभीरता समझते हुए मुकदमा दर्ज किया गया कृष्णानगर के अंतर्गत। उसके बाद तुरंत ही 22 तारीख को भी 2 अलग अलग जगहों में कृष्णानगर के अंतर्गत ही 2 अलग घटना हुई है। मामला को गंभीरता समझते हुए पुलिस उपाध्यक्षनी द्वारा 4 टीम गठित किया गया है और इसमें सहायक पुलिस आयुक्त कृष्णानगर के नेतृत्व में तो 4 टीम विभिन्न सीसीटीवी, लगभग 150 सीसीटीवी देखा गया है और एक टीम जो है सादे वस्त्रों में भीड़ भाड़ वाला जगहों में रेकी किया गया है। तो इसमें थाना कृष्णानगर को सफलता मिलते हुए कि इसमें 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जो इसमें 2 महिला है, 1 पुरुष है। इसमें जो मुख्य सरगना है बिंदु उर्फ चिंकी और दूसरा है गीता देवी और तीसरा एक लड़का है नरसिंह। इसमें नरसिंह है जो गाड़ी चलाता है, बोलेरो गाड़ी जो बिना नंबर प्लेट की गाड़ी है, और ये लोग इसी गाड़ी में घूमते हुए विभिन्न शहरों में घूमते हैं और अलग अलग होटल में या झुग्गी झोपड़ी में रुकते हुए इनकी जो रहने वाला जगह चेंज करते हुए। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। कानपुर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप लगातार जारी है। दोपहर के समय हालात ऐसे हैं कि लोगों के लिए घर से बाहर निकलना बेहद मुश्किल हो गया है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक आने वाले 10 दिनों तक कानपुर में हीट वेव का असर जारी रहने की संभावना है। वहीं तापमान में इस दौरान और भी बढ़ोतरी हो सकती है। 25 मई के बाद गर्मी में और भी अधिक तेजी होने की आशंका जताई गई है। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील पांडे का कहना है कि इस दौरान लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है ताकि लू से बचा जा सके।
इसके साथ ही डॉक्टर ने लोगों से अपील भी की कि दोपहर की तेज धूप से बाहर निकलने से बचे, हल्के कपड़े पहने और पर्याप्त मात्रा में पानी पिए। वहीं इस खबर पे मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर सुनील पांडे से खास बातचीत की हमारे संवाददाता कौस्तुभ मिश्रा ने। यूपी में भीषण गर्मी और लू का कहर जारी है। अगर कानपुर की बात करें तो पारा 40 डिग्री के ऊपर चल रहा है। आलम यह है कि सुबह से ही सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिल रहा है। कानपुर में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मौसम विशेषज्ञ सुनील पांडे जी, उनसे बातचीत करेंगे। सर, इंडिया वाइज में स्वागत है आपका। सर, लगातार जो है हीट वेव चल रहा है, आने वाले दिनों में किस तरह का मौसम रहेगा? देखिए, अभी जिस तरह से परिस्थितियां बनी हुई हैं तो लगातार अभी अगले कम से कम 10 दिन तक दिन में इसी तरह गर्म रहेंगे और तापमान 42 से लेकर 48 डिग्री तक रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। चाहे बुंदेलखंड हो, चाहे कानपुर मंडल हो या और भी जगह हो, तो पूरा उत्तर भारत इस समय तप रहा है और ये स्थितियां अभी जारी रहने वाली हैं। लेकिन क्योंकि कुछ दिन से थोड़ी नमी वातावरण में शामिल हो रही है, तो उस नमी के कारण शाम के समय कभी कभी तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी और बादल, गरज वाले बादल बनने के साथ कहीं कहीं बिजली गिरनी और बौछारें पड़ने की संभावना भी बनी रहेगी। लेकिन अभी ये स्थितियां लगातार जारी रहेंगी और जो ये स्थितियां हैं ये निश्चित रूप से मानव स्वास्थ्य, पशुओं के स्वास्थ्य और पक्षियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली होती हैं। तो लोगों को सलाह दी जाती है कि 11 से 3 बजे तक बाहर निकलने से बचें। अगर बहुत जरूरी हो बाहर निकलना तो छाता, टोपी, अंगोछे का प्रयोग करें, पानी पीकर निकलें, पानी लेकर निकलें, अपने को हाइड्रेट करते रहें, क्योंकि इसमें डिहाइड्रेशन से लेके ऑर्गन फेल्योर और हीट स्ट्रोक की कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आने की समस्या हो जाती है। तो लोग सजग रहें, सतर्क रहें। सर, 25 तारीख से नौतपा भी लग रहा है और पिछली बार की अगर बात करें तो नौतपा थोड़ा डाउन चला था। इस बार कैसा उम्मीद है? देखिए, अब की बार सुपर एल-नीनो का एक्टिव होने जा रहा है प्रशांत महासागर में। जब सुपर एल-नीनो होता है तो गर्मी ज्यादा पड़ती है, महासागरों के तापमान बढ़ जाते हैं और हमारा जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो थोड़ा इरेटिक हो जाता है, बारिश का वितरण अच्छा नहीं हो पाता है। तो अगर नौतपा में बीच बीच में, जिसको नौतपा गल्ला कहते हैं, अगर बीच बीच में बारिश होती है या तापमान गिरते हैं तो निश्चित रूप से कह सकते हैं हम कि आगे मानसून अच्छा नहीं रहता है। लेकिन फिलहाल जो स्थितियां देखी जा रही हैं उसमें शाम के समय अगर कोई इस तरह की गतिविधियां होती भी हैं तो गर्मी दूसरे दिन फिर बराबर पड़ेगी, क्योंकि आसमान साफ हो जाता है और तेजी से सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती हैं और गर्मी बरकरार रहती है। तो अभी ये स्थितियां पूरे उत्तर भारत सहित कानपुर मंडल, बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश में जारी रहने वाली है। सर, हीट वेव का सामना अभी कब तक करना पड़ेगा लोगों को? देखिए, अभी हीट वेव से बहुत बड़ा कोई हमें राहत नहीं मिलने जा रही है, लेकिन कभी सुबह शाम के समय कुछ ठंडी हवाएं आएंगी, कहीं कहीं बादल बनेंगे, हाई क्लाउड आएंगे, तो शाम से लेके थोड़ा कहीं कहीं राहत मिलने की संभावना है। जैसे आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बारिश भी कहीं कहीं रिकॉर्ड की गई है। देखिए, हीट वेव से अभी लोगों को राहत नहीं मिलने की उम्मीद है। इंडिया वाइज लगातार अपने दर्शकों से अपील करता है कि बेहद जरूरी हो तभी निकलें। सुबह 11 बजे से 3 बजे तक ना निकलें। बुजुर्गों और छोटे बच्चों का विशेष ध्यान रखें। शरीर में पानी की मात्रा की कमी ना होने दें। इसके साथ ही हल्के फुल कपड़े पहनकर निकलें। खुद भी सुरक्षित रहें और अपनों को भी सुरक्षित रखें। कानपुर से कौस्तुभ मिश्रा, इंडिया वाइज। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। शाहजहांपुर में मंत्री नरेंद्र कुमार कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 वर्षों के शासन में देश की प्रतिष्ठा और विकास ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। उन्होंने दावा किया कि इस अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार हुआ और देश वैश्विक स्तर पर 11वें से 4थे स्थान पर पहुंच गया। मंत्री ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल और सामाजिक कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ समय पर अफवाहें और आरोप लगाते रहते हैं। उन्होंने इसे विपक्ष की अस्थायी रणनीति बताया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 वर्षों के शासनकाल में देश की प्रतिष्ठा को, देश के विकास को एक हाइप तक ले जाने का काम किया है। देश की अर्थव्यवस्था में 11वें नंबर से 4थे नंबर पर आने के लिए अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग, बहुत सारे सोशल वर्कर बीच बीच में कोई ना कोई शगुफा छोड़कर या सरकार या पार्टी पर कोई ना कोई आरोप लगाकर इस तरह के हथकंडे अपनाते रहते हैं। ये टेम्परेरी तात्कालिक चीज़ें हैं। कुछ लोग शुरू करते हैं और ये समय रहते समाप्त हो जाती है, लेकिन इससे देश के विकास को और देश के हित को कोई प्रभावित करने की गुंजाइश नहीं है।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मुजफ्फरनगर में यूनिवर्सिटी में ड्रेस कोड लागू करने के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के आदेश का समर्थन करते हुए श्रीराम कॉलेज की प्रिंसिपल प्रेरणा मित्तल ने इसे सकारात्मक कदम बताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने भले ही देर फैसला लिया हो, लेकिन ये सही निर्णय है। उन्होंने कहा कि ड्रेस कोड से अनुशासन, समानता और शिक्षा का बेहतर माहौल बनता है। प्रिंसिपल ने बताया कि उनके कॉलेज में शुरू से ही यूनिफॉर्म लागू है और वहीं एक छात्र ने भी ड्रेस कोड का समर्थन करते हुए कहा कि इससे कॉलेज परिसर में अनुशासन और एकरूपता बढ़ेगी और सभी छात्रों में समानता की भावना विकसित होगी। ड्रेस कोड बहुत बढ़िया लागू करा जी भारत सरकार ने, और उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जी इससे अनुशासन बढ़ाया। कॉलेजों में, स्कूलों में एक समानता रहेगी, कोई ऊंच नीच नहीं रहने की, सब कुछ बराबर रहेगा। कोई गरीब है अमीर है इस चीज का फर्क नहीं पड़ने का। कोई बढ़िया कपड़े पहन रहा, कोई अच्छे कपड़े, खराब कपड़े पहन रहा, इस चीज का फर्क नहीं पड़ने का। सबकी ड्रेस है, एक ड्रेस में आओगे सब। इसके लिए सही क्या है, इससे कोई गरीब और अमीर में कोई एक समानता रहेगी और सब अच्छे से मिलजुल कर रहेंगे, कोई ऊंच नीच नहीं होगी। मैं तो कहूँगी कि सरकार दे रहा है, दुरुस्त है, ये बहुत ही अच्छा स्टेप है। और ड्रेस कोड से, जिसको हम यूनिफॉर्म कहते हैं, उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। जैसे हमारे श्रीराम कॉलेज में तो हमने तो स्टार्टिंग से ही ड्रेस कोड लागू किया हुआ है। इससे होता है क्या है कि एक तो सब बच्चे एक जैसे होते हैं। आप जानते हैं कि हर कॉलेज में बहुत से फाइनेंशियल स्टेटस के बच्चे होते हैं। अगर ड्रेस कोड नहीं होगा तो कोई कैसे कपड़े पहनेगा, कोई कैसे कपड़े पहनेगा, तो उनमें एक अमीर गरीब की जो भावना है वो रहेगी। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।